गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं हिंदी के क्लास में लेकर के आया हूं शब्दों के भेद। मुख्य रूप से शब्दों के भेद को मुख्य रूप से 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है रूपांतर के आधार पर। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो इसे तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, संकर आदि में विभाजित किया है तथा रचना के आधार पर देखेंगे तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ में विभाजित किया गया है। तो आज हम रचना या बनावट के आधार पर जो वर्गीकरण है उसी को पढ़ेंगे। तीसरा है प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर, तो इसमें है विकारी, अविकारी। चौथा अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, इस तरह से जो है अर्थ के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं रचना के आधार पर शब्द का विभाजन कैसे हुआ है। तो रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ आता है। तो इसमें देखेंगे रूढ़ शब्द। देखेंगे रूढ़ शब्द क्या है। जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है लेकिन परंपरागत रूप से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पानी, हाथी, घोड़ा इत्यादि। देखिए कहा गया है कि रूढ़ शब्द जिनका कोई सार्थक खंड अगर आप करेंगे तो वो खंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये परंपरागत रूप से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पानी, हाथी, घोड़ा इत्यादि। देखेंगे रूढ़ शब्द जो है ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं तो वो निरर्थक हो जाते हैं। अगर उसका टुकड़ा करोगे, 2 खंडों में तोड़ोगे तो वो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ये शब्द हमेशा सार्थक होते हैं और केवल एक ही अर्थ दर्शाते हैं। रूढ़ शब्द को अगर सरल शब्दों में देखा जाए तो जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। यदि इसका खंड करते हैं, आप उसको विभाजित करते हैं, अगर वो विभाजन उसका सार्थक नहीं हो रहा है तो वह जो है रूढ़ शब्द कहलाता है। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए, नाक शब्द का खंड करने पर ना आ प्लस क दोनों का कोई अर्थ नहीं है, ना ही ना का है ना ही क का है। तो इसलिए नाक जो शब्द है वह रूढ़ शब्द है। उसी तरह कान शब्द, यहां पे देखेंगे कान शब्द का खंड करने पर का प्लस न, का और न दोनों का कोई अर्थ नहीं है, ना ही का ना ही न का, इसलिए कान शब्द भी रूढ़ हो गया। जैसे और देख लेंगे अगर आप तो जल, कल, जप आदि, ये सभी भी ऐसे ही शब्द हैं जिनका अगर आप खंड करेंगे तो सार्थक नहीं होगा। जल, कल, जप सभी का, तो ये सभी भी क्या हो गए, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। आगे देखेंगे यौगिक। दूसरा है यौगिक। 2 सार्थक खंडों से मिलकर बना होता है। यौगिक जो होता है वह 2 सार्थक खंडों से मिलकर बना होता है, यौगिक कहलाते हैं। जैसे
विद्यालय देखेंगे यहां, विद्यालय, ये विद्यालय है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कतें हुई हैं। विद्यालय को अगर आप खंड करेंगे तो विद्या, है ना, विद्या प्लस आलय होगा, ये याद रखिएगा। ये विद्यालय है तो विद्यालय का अगर आप खंड करोगे तो विद्या प्लस आलय, विद्या भी सार्थक है, आलय भी सार्थक है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह जो है यौगिक कहलाएगा। तो यौगिक जो है ऋण का उल्टा कह सकते हैं, विलोम कह सकते हैं कि उसमें सार्थक खंड नहीं मिलते हैं, जबकि इसमें सार्थक खंड मिलते हैं, तो ये यौगिक होता है। जैसे रामायण, राम प्लस अयण, तो इसका मतलब कि इसके भी सार्थक खंड हो गए, तो राम प्लस आयन यानी कि रामायण हो गया। आइए आगे देखते हैं दूसरे शब्दों में कैसे इसको बना सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं, अगर अब तक नहीं समझ में आया तो। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं या बनते हैं, वे शब्द यौगिक कहलाते हैं। सार्थक शब्द से मिलकर के बने होते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। ये शब्द हमेशा ही किन्हीं दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। कहने का अर्थ है कि ये सार्थक होते हैं, लेकिन ये सार्थक शब्दों का मेल होते हैं। सार्थक तो होते ही हैं, सार्थक शब्दों का मेल से भी बने होते हैं। अर्थात अगर चाहें तो और भी इसको दूसरे शब्दों में आप देख सकते हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड जो है सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक यानी योग से बनने वाला, वे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। केवल ये जरूरी नहीं कि दो ही खंड में विभाजित होंगे, दो से अधिक में भी उसको विभाजित किया जा सकता है। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड और दोनों खंड सार्थक होते हैं। अब शायद समझ में आ गया होगा कि यौगिक शब्द क्या है। अब देखेंगे, अभी भी अगर दिक्कत है तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके अर्थ सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक यानी योग से बनने वाला, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड और दोनों खंड सार्थक हैं। जैसे उदाहरण देख लें, कर्जदार, तो कर्जदार में आप देखेंगे, कर्जदार का अगर आप संधि विच्छेद करें, इसको दो खंडों में तोड़ें, तो कर्ज प्लस दार, दोनों का अलग अलग अर्थ भी है, तो इसलिए यह यौगिक हो गया। यहां यह देखा जा सकता है कि कर्ज और दार का निजी तौर पर भी अपना एक अर्थ है, लेकिन उन्हें मेल करने पर भी एक अर्थ निकलता है। जैसे स्वदेश, और भी एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे स्वदेश यानी स्व प्लस देश, इसको दो खंडों में तोड़ा गया है, दोनों का अर्थ निकल रहा है। देवालय, देव प्लस आलय, कुपुत्र, कु प्लस पुत्र, है ना। तो ऐसे ही ये सब जो है यौगिक हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के बने होते हैं। जो यौगिक शब्द होते हैं वह किसके बने होते हैं? समास, यह जो है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के बने होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, देवालय, गिरीश, परोपकार, महौषधि।
तो ये सब जो है समास प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग करके दो खंडों में विभाजित होते हैं। आगे देखेंगे तीसरा नंबर योग ऋण शब्द। तो तीसरा है योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द ऐसे शब्द जिनको सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, लेकिन उनके खंड अलग अलग अपना अर्थ व्यक्त ना करके मिलकर नए शब्द की ओर संकेत करते हैं। जी हां, योग ऋण में हमने पढ़ा था कि ऐसे शब्द जिनको सार्थक खंड में तो बांटा जा सकता था और उनके खंड जो होते थे अलग अलग सार्थक खंड ही बनाते थे, लेकिन यहां पे क्या है कि अलग अलग उसको बांटा जा सकता है, लेकिन अपना वह अर्थ जो है व्यक्त ना करके दूसरा नया अर्थ की ओर वो संकेत करने लगते हैं। जैसे आप ये कह दे सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण जो है योग ऋण हो जाते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास में आपने देखा होगा कि जब भी आप उसका अलग खंड करते थे तो वो एक दूसरा अर्थ देने लगता था। तो बहुब्रीहि की तरह जब भी आपको बहुब्रीहि समास वाला शब्द मिले तो वो समझ लेना योग ऋण शब्द है। जैसे लंबोदर, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिनका, यानी लंबा पेट वाले, लंबा उदर है जिनका, अर्थात कौन? गणेश। तो इस तरह से आपको मिल गया कि गणेश एक तीसरा अर्थ मिल गया, तो इसलिए यह योग ऋण हो जाएगा। जैसे दिनकर, दिन कर यानी दिन करने वाले, उजाला करने वाले कौन है? सूर्य। तो यहां पे दिनकर तीसरा अर्थ मिला आपको सूर्य, तो ये हो जाएगा योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द का आइए डेफिनेशन थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्द के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग ऋण शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो योग से तो बने होते हैं, लेकिन जब बनता है तो किसी विशेष अर्थ का वो बोध कराता है, तो ऐसे शब्द जो है योग ऋण शब्द कहलाते हैं। अथवा ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करें, योग ऋण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में योग प्लस ऋण, जैसे योग और प्लस ऋण यानी योग से बने ऋण परंपरा हो गए शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। मतलब यह है कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बनाने लगे तब वे योग ऋण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे लंबोदर, पंकज, दशानन, जलज इत्यादि योग ऋण शब्द हैं। जैसे अब लंबोदर की ही बात कर लें तो जो लंबोदर है, लंबोदर लंब प्लस उदर यानी कि बड़े पेट वाले, कोष्ठ में इसको क्या कहेंगे? लंब प्लस उदर यानी बड़े पेट वाला, अर्थात गणेश, तीसरा अर्थ निकल गया। ऐसे ही दशानन, 10 प्लस आनन, दो खंडों में तोड़ा, लेकिन ये अर्थ क्या देने लगे? 10 मुखों वाला, अर्थात रावण। तो यहां भी योग ऋण हो गया। यानी सब देखेंगे आप तो क्या है, बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल लग रहे हैं। यानी अगला है पंकज, यानी कि पंक प्लस ज, अर्थ है कीचड़ से। पंकज यानी कि कीचड़ से उत्पन्न। कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल, इसके केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा, अतः पंकज योग ऋण है। अगर इसका ट्रिक देखना चाहें तो आप ट्रिक देख सकते हैं। ट्रिक कि बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण इसके योग ऋण शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी जितने भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होंगे वह योग ऋण कहलाएंगे। अभी हमने कहा कि बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग ऋण होते हैं। जैसे लंबोदर को देखा आपने, लंबोदर
यानी कि लंबा उदर, जिनका लंबा बड़ा पेट हो वो गणेश अर्थात गणेश। दिनकर यानी कि सूर्य। और भी एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो सुकुमार, वह जिसके कुसुम के शेर है सुकुमार यानी कि कामदेव। मकर ध्वज, मकर ध्वज यानी वह जिनके मकर का ध्वज है यानी कामदेव, कामदेव। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल भी आपने देखा। ऐसे ही और भी देखेंगे तो योग ऋण में हिम तन्या, वह जो हिम की तन्या है अर्थात पार्वती। शैल नंदनी, वह जो शैल की नंदनी है अर्थात पार्वती। वाचस्पति, वाचस्पति वह जो वाक का पति है यानी बृहस्पति। तो ये सब में देखेंगे तीसरा अर्थ निकल रहा है, बहुव्रीहि समास के सब एग्जाम्पल हैं, इसलिए यहां पर योग ऋण होगा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखते हैं कि कितना आप लोगों ने समझा है, बताइएगा। पहला क्वेश्चन, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग ऋण है। इसमें आपको बताना है कि योग ऋण शब्द कौन है। पहला है पवित्र, दूसरा कुशल, तीसरा विनिमय और चौथा है जलज। ठीक है, यहां 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा आप बताइए। पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। जबकि योग ऋण बताना है तो योग ऋण में हमने पढ़ा था कि योग ऋण वे शब्द होते हैं जिनका आप टुकड़ा तो कर सकते हैं, सार्थक विभाजन तो कर सकते हैं, लेकिन वो तीसरा अर्थ देते हैं और बहुव्रीहि समाज के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो यहां पे देखिएगा जलज। जलज एक ऐसा शब्द है जिसका आप 2 खंडों में तोड़ भी सकते हैं और इसका तीसरा अर्थ निकलेगा जलज का। तो इसलिए यहां पे हो जाएगा जलज, ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है। अब देखते हैं ऋण। तो ऋण शब्द क्या है। ऋण शब्द ऐसा शब्द था जिसका टुकड़ा सार्थक नहीं किया जा सकता। तो देखिए मलयज, जलज, जलज अभी नहीं आपने देखा कि यह जो है तीसरा अर्थ देता है। मलयज और पंकज, पंकज भी तीसरा अर्थ देता है। इसका जो योग में है इसका अलग 2 खंड सार्थक बन सकते हैं, लेकिन वैभव जो है डी नंबर वैभव, इसका आप सार्थक टुकड़ा नहीं कर सकते, इसको 2 खंडों में नहीं तोड़ सकते, इसलिए वैभव जो है ऋण शब्द हो जाएगा। तो यहां पे वैभव ऋण हो जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द यानी जो स्वतंत्र सत्ता को धारण नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी कि जो 2-3 खंडों में टूट जाते हैं, सार्थक खंडों में, उसको ये पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि सार्थक खंडों में टूटने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं यौगिक, जिसके अर्थ भी सार्थक होते हैं, जिसके दोनों टूटने वाले शब्द भी क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, तो वो यौगिक कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक है। यौगिक आपको देखना है तो यौगिक में आपने पढ़ा था जिसका सार्थक विभाजन हो सकता है और दोनों ही अलग अलग उसका सार्थक शब्द हो। जैसे आप इसमें से देखेंगे तो विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये सब सार्थक हो गया। विद्या प्लस आलय, विद्यालय का आप सार्थक शब्द में विभाजन करेंगे तो विद्या और प्लस आलय। ठीक है, तो ये विद्यालय उसका सार्थक शब्द हो जाएगा, इसलिए यौगिक हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट और 5वां, यौगिक शब्द। इसमें भी आपको यौगिक ही देखना है। तो दीन, जलज, पंकज, पाठशाला कौन होगा। तो यहां पे देखेंगे तो पाठशाला होगा। क्यों, पाठशाला का आप विभाजन कर सकते हैं। तो यौगिक
शब्द में पाठशाला आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द का कौन सा है? तो योग ऋण शब्द वही होगा जो तीसरा अर्थ देगा, यानी बहुब्रीहि समाज से रिलेटेड होगा। तो देखेंगे लंबोदर, ये शब्द है, पीला, घुड़सवार, नाक, ये सब तीसरा अर्थ नहीं देगा, जबकि लंबोदर यानी लंबा उदर हो जिनका, अर्थात गणेश, तो इसलिए लंबोदर यह कौन सा हो जाएगा? योग ऋण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सातवां देखेंगे, अब देखेंगे सातवां क्वेश्चन। तो सातवां कह रहा है, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस शब्द के सार्थक खंड हो सके और वो भी कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, हमने बताया था आपको कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं वो यौगिक कहलाते हैं, चाहे दो या दो से अधिक सार्थक खंड हो। तो परिभाषा में हमने बताया था कि दो या दो से अधिक सार्थक खंड जिसके हो सकते हों वह यौगिक कहलाते हैं। तो इसलिए यह यौगिक हो जाएगा, ना ही ऋण होगा, ना ही योग ऋण होगा और ना ही मिश्रित होगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन जो योग, ऋण, यौगिक था, तो इसमें से कौन सा होगा? तो यौगिक होगा सार्थक खंड के लिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, आठवां, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? देखेंगे ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। कमल जो है कैसा है? बहुत से लोग यहां गलती कर देते हैं, योग ऋण मार देते हैं, लेकिन अगर वही पंकज जलज रहता तो योग ऋण होता। उससे कमल, पंकज में कमल रहता, खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन ये कमल है, कमल का आप तीसरा अर्थ नहीं ला सकते, इसका खंड सार्थक नहीं कर सकते, इसलिए कमल जो है ऋण शब्द हो जाएगा। तो कमल क्या होगा? ऋण शब्द होगा। नौवां देखेंगे क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला, देखिएगा पाठशाला का आप विभाजन सार्थक कर सकते हैं, इसलिए यह यौगिक हो जाएगा, ऋण और योग ऋण नहीं होगा। तो पाठशाला क्या होगा? यौगिक हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आपको लाए हैं 10वां, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? ऋण शब्द है, यौगिक शब्द है, योग ऋण है, इनमें से कोई नहीं है। तो दशानन यानी कि 10 आनन वाले, 10 मुख वाले, अर्थात रावण को दर्शा रहा है। तो वह क्या है? बहुब्रीहि समाज का एग्जाम्पल है, यानी जब भी बहुब्रीहि समाज का एग्जाम्पल, उदाहरण आए तो समझ लेना योग ऋण है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? योग ऋण हो जाएगा। तो आज आप निश्चित रूप से योग, ऋण, यौगिक और ऋण, यानी कि ऋण, यौगिक और योग ऋण को निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।